सर, एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं और उसी को लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि अगर भाजपा हमारे ऊपर आरोप लगाती है तो उससे अगर हम इस्तीफा देते हैं या फिर हमारे कैबिनेट का कोई भी मंत्री इस्तीफा देता है तो इसमें गलती बीजेपी की है। इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को बार बार इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन में पीएम नरेंद्र मोदी से बार बार इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इस्तीफा मांग रही है महाराष्ट्र की सरकार से, संजय राउत की अगर बात करें या तमाम लोगों की, तो वो उस बेसिस पर क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं उनको माना भी है, जो कि आपने भी बताया और तमाम वो चीज़ें रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन पर भी एलिगेशंस लगे थे। भाई, उनको कोर्ट ने बाकायदा 8-9 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको क्लीन चिट दिया है। लेकिन आपके साथ मामला ये हुआ है कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो सही साबित हो गए। आपकी धर्मपत्नी पर जो एलिगेशन लगे थे 55 लाख रुपया लेने के, वो आपने वापस कर दिए हैं। वापस करने का मतलब ये होता है कि ये आप मानते थे कि कहीं ना कहीं आप पे गैर कानूनी तरीके से 55 लाख रुपए आए थे और वो आपने रिटर्न किया। तो जाहिर है, और जहां तक बात किसान आंदोलन की और नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की है, हाँ आप मांगिए इस्तीफा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर सरकार लगातार बात कर रही है, कोई घोटाले की बात नहीं है, कोई गमन नहीं हुआ, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई बिना सर पैर की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि किरीट सोमैया ने जो आरोप उन पर लगाए थे, जिस तरह की बात उठी थी, जिस तरह के महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने उन पर आरोप लगाए थे, वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये भी है कि जिस तरीके से आरोप सारे सही साबित होते आ रहे हैं और जिस तरीके से संजय राउत बौखला भी गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो कुछ भी बोलना नहीं चाहिए इन सारे मामलों को। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से संजय राउत शेर और शायरी भी करते नजर नहीं आ रहे। देखिए, मुझे लगता है जब इंसान प्रेशर में होता है, जब इंसान डरा हुआ होता है, तो जो थोड़ी बहुत शायरी भी उसको आती है वो भी निकल जाती है। तो जाहिर है शेर व शायरी तो नहीं कर सकता। बेचारों के उनके ऊपर इतना प्रेशर है, कहीं ना कहीं एजेंसी ने उन पर प्रेशर बनाया हुआ है, जवाब उनको देना है, लोगों को बताना है, एजेंसी को जवाब देना है, उनकी धर्मपत्नी को जवाब देना है। तो होता क्या है कि जब आप मस्खरी वाले माहौल में होते हो तो शायरी करते हो, लेकिन जब आपकी बेईमानी पकड़ी जाती है, चोरी पकड़ी जाती है, तो आप इस तरह के काम करते हैं। और उसके बाद अब क्लियर हो गया है कि जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनकी तमाम चीज़ें हैं, ये देखकर बिल्कुल क्लियर होता है और ये उनको भी समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं वो गलत थे और आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ निकल कर भी आई। तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि जैसे जैसे संजय राउत और शिवसेना मुसीबतों में गिरती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये शरद पवार की शरणों में जा रहे हैं, जैसे कि अभी सवेरे ही मुलाकात हुई है संजय राउत की शरद पवार जी से। देखिए, वो शरण में तो उनको सबकी जाना पड़ेगा। पहले वो राजमाता की शरण में गए थे, अभी वो शरद पवार जी की शरण में गए हैं, फिर कल किसी और की शरण में जाएंगे। क्योंकि जाहिर है ना, अब कोई भी व्यक्ति अगर उसने घोटाला किया है, गड़बड़ की है, तो कहीं ना कहीं वो जो अपने टॉप बॉस है उनके पास जाएगा, मत्था टिकाएगा, उनको अपनी परेशानी बताएगा, उनको दिक्कत बताएगा। उसको दिक्कत बताने के बाद जब जनता के बीच में वो सोचेगा कि किसी तरह से उसका करियर बच जाए, वो घोटाला बाहर ना आए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जो इस तरह की चीज़ों पर पर्दा डाले और पर्दा डालने भी दे। हाँ, सरकार किसी और की होती तो मामला दूसरा हो सकता था, किसी और की तरफ से उनको असिस्टेंस मिल जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई भी घोटाला अगर करा है आपने पूर्व में, तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं अंदर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई बचा आपको नहीं सकता। लेकिन हाँ, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर पता चलती है कि पहले राजमाता के चरणों में, फिर शरद पवार के चरणों में, हो सकता है कल किसी और के भी चरणों में चले जाएं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वो उनका अधिकार है। लेकिन एजेंसीज अपना काम पूरी तरीके से करेंगी और कुछ भी अगर गलत आपने किया है तो आपको वो उसको लेकर सजा भुगतनी पड़ेगी। और सर, यहाँ पर अगर एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे की बात करें तो जिस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, एक सिंगर हैं जो कि उनकी साली भी है और उन्होंने उनके ऊपर जो रेप के आरोप लगाए और इन सारी चीज़ों को लेकर किरीट सोमैया ने जिस तरीके से एफआईआर को लेकर कदम उठाया, तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि किरीट सोमैया को धमकियाँ मिल रही हैं। अब देखिए, गुंडागर्दी वहाँ पर कहीं ना कहीं नेचर में रही है पिछले कुछ समय से, जो आपने देखा है, चाहे वो कंगना को लेकर हो, चाहे वहाँ पर जर्नलिस्टों को लेकर हो, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, पहले तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े व्यक्ति पर, जो मिनिस्टर हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जहाँ तक किरीट सोमैया की एफआईआर की बात है, तो जाहिर है उन्होंने जो एफआईआर की है उसका एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि एक महिला, एक रेप पीड़िता जो ये कह रही है, कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे भी यहाँ पर ज़रूरी सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए सामने, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। दुनिया भर का हंगामा उठाने वाली मैं इस देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि और बाकी प्रदेशों में जब इस तरह का केस कोई आता है तो कितना बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को
किया जाता है, जो कि करना चाहिए। लेकिन अब यही मामला महाराष्ट्र में है, तो मुझे लगता है इस देश की जनता के सामने वो भी रखा जाए और बताया जाए कि जो रेपिस्ट मंत्री या फिर जो एलिगेशन उन पर लगा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उनसे इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, उसमें क्या सिचुएशन है, अभी किस स्टेज पर किस मेरिट पर केस है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किरीट सोमैया को धमकियां इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि एक के बाद इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक जो घोटाले हैं वो सामने रखे हैं जनता के, इसीलिए भी धमकी दी जा रही है क्या उन्हें? देखिए, ये तो बात साफ है कि किरीट सोमैया सबसे पहले वो लैंड वाला निकाल कर लाए, बीएमसी ने जो लैंड खरीदी थी, फिर ये संजय राउत वाला मसला निकाल कर लाए हैं, अब उद्धव की वाइफ वाला जो मतलब है उद्धव जी की वो भी निकाल कर लाए हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं वो लगातार आए हैं, वो अपफ्रंट रहे हैं और सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। तो जाहिर है कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस काम को करेगा तो वो सरकार की आंखों में तो आएगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि किरीट सोमैया जी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और अगर वो वहाँ के महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कोई अगर करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। उनको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, और ना ही इस चीज़ को बिल्कुल किसी भी तरह की गलतफहमी में वहाँ की सरकार ले। यहाँ पर पूरी तरह से किरीट सोमैया जी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने घोटाला नहीं किया है, कोर्ट में मामला है, तो डर कैसा, और अगर आपने किया है तो आपको जेल तो जाना पड़ेगा। सर ये भी है कि जितनी तरीके से घोटाले सरकार के सामने निकल कर आ रहे हैं उसके बावजूद भी शिवसेना हो या फिर पूरी महाराष्ट्र की सरकार, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे जा रहे हैं, और इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया संजय राउत ने कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। संजय राउत की धर्मपत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए बीजेपी ने तो डाले नहीं थे जाकर। अगर उद्धव ठाकरे जी की धर्मपत्नी पर कोई एलिगेशन लगा है तो उस पर कोई बीजेपी ने तो पैसे जमा किए नहीं थे, सब पुराना मामला है, पुराने आपके जो है घोटाले गड़बड़ हैं। अन्वय नायक वाला जो मामला है वो भी ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपने पुराने समय में वो सारी चीज़ें की हैं तो बाहर तो निकल कर आएंगी। सरकार अस्थिर करने की बात जहाँ तक है, तो ना तो किसी से ऐसी कोई बात हुई है। आपने जो काम किए हैं, आपने जो घोटाले किए हैं, आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इरेगुलरिटीज़ की हैं, उनकी जांच है, और वो जांच तो होकर रहेगी। अब उसमें सरकार जाए या बचे वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पैसा जनता का टैक्स का पैसा खाया है तो वो तो वापस देना पड़ेगा। अब आप चाहे संजय राउत हों, चाहे आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे आप किसी बहुत बड़े परिवार से आते हों, चाहे आप किसी पार्टी के बड़े नेता हों, मंत्री हों, लेकिन अगर गलत करोगे, अगर महिला के साथ बलात्कार की बात आएगी, अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात आएगी, तो सब चीज़ें, सब केसेस इन्वेस्टिगेट होंगे। मामला चाहे कोई भी हो, अगर आपकी उसमें सरकार अस्थिर होती है तो अलग बात है। लेकिन आप सोचते हैं कि हम इस वजह से डर कर आपकी बात को छोड़ देंगे या फिर एजेंसीज छोड़ देंगी और इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी, तो वैसा नहीं हो सकता। सर संजय राउत की अगर वाइफ की बात करें, जो स्कैम हुआ है पीएमसी का, अगर जो पीएमसी का स्कैम हुआ था, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करें तो संजय राउत की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि मेरी बीबी को फंसाया जा रहा है और ये कोई पुराना केस है। अगर अर्नब की बात करें तो अर्नब के केस में तो ये 2 साल पुराने केस निकल आए थे, और वही अगर पुराने केस इनके लिए खोले जाते हैं तो ये बोलते हैं कि राजनीति की जा रही है, हमें फंसाया जा रहा है, पुराने केस खोले जा रहे हैं। अर्नब ने यही कहा था तो संजय राउत ने नहीं माना, कंगना रनौत ने यही कहा था तो संजय राउत ने नहीं माना। अब संजय राउत कह रहे हैं तो मैं क्यों मान लूं? मैं भी नहीं मानूंगा ना। जाहिर है, जब दुनिया कह रही थी कि उनके खिलाफ फर्जी केसेस बना के आपने उनको जेल में डाल दिया, तो आप तो कहते थे पुलिस अपना काम करेगी। अब जो बाकी एजेंसीज है वो भी अपना काम करेंगी, ये आपका ड्रामा चलने वाला है नहीं, क्योंकि जो मापदंड बाकियों के लिए है वही आपके लिए है। आप राज्यसभा सांसद हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि प्रिविलेज्ड हैं। आप ऐसा नहीं है कि कानून से ऊपर हैं, आप ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ द लैंड से बड़े हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो होता रहे, आपको जो लगता है लगे, लेकिन कार्रवाई तो होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी करप्शन के केस में इन्वॉल्व नहीं है तो जाने दीजिए मसला कोर्ट में, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इतना डरते क्यों हैं? सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? सर अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने कई बार समन किया है संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को, और अब फिर से जिस तरीके से इन्होंने 55 लाख रुपए जो है वो वापस माधुरी राउत के अकाउंट में वापस डाल दिए, तो खबरें यहाँ पर ये भी उठ रही हैं कि अब ईडी इन्हें फिर से समन करने वाली है इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार आपने 55 लाख रुपए वापस क्यों किए। पहले तो आप एलिगेशन से मना कर रहे थे। देखिए, चाहे मामला हो आपका केडी सिंह का, वेस्ट बंगाल का, वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, चाहे मामला हो रॉबर्ट वाड्रा का, चाहे मामला हो संजय राउत का, चाहे मामला किसी का भी हो और XYZ किसी भी स्टेट में हो, अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, अगर आपने इस देश की जनता का पैसा खाया है, तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपको वो वापस देना पड़ेगा। वो बात ज़रूर है कि आप थोड़ी डिले करेंगे, आप अपना जो ताकत है, जो स्टेट में आपकी सरकारें हैं, उनसे प्रेशर करा के किसी तरह से डिले प्रोसेस कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा समय भी लग जाए, लेकिन जीजा जी से लेकर संजय जी तक सबको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत किया है ना तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो कोर्ट आपको बरी कर देगा। आपको
ट्रायल फेस करने से नहीं डरना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और जो बातें आज से कुछ महीनों पहले बाकी सारे लोग महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेट होते हुए कह रहे थे, वही बातें आप कह रहे हैं। मतलब कानून बनाने वाला ही आज डर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। सर, इस महाराष्ट्र की सरकार में से जितनी तरीके से कभी घोटाले निकल कर आते हैं, कभी इन्हीं के नेता इस तरीके से महिलाओं के साथ गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं, और अब एनसीपी के बड़े नेता यानी कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीपी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जितनी तमाम तरीके से चीज़ें इस सरकार में से निकल कर आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे बनी रहेगी और हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अगर जनता की तरफ देखें तो जनता ये कहती है कि ये सरकार जल्दी टूटने वाली है। शेर के सामने 10 20 15 20 25 बकरियां, जब उनको पता है उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाता है, तो वो झुंड बनाकर ये सोचती हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारा जीवन बचा रहे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि बीजेपी को मैंडेट मिला था, लेकिन पिछले दरवाजे से मिलकर ले देकर सरकार बना ली। अब सरकार में है तो सोच रहे हैं कितने दिनों तक सत्ता की मलाई खाई जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 5 साल अगर सरकार चलेगी तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश की जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा खाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके खिलाफ जो केसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पर रेप के चार्जेस लगेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएंगे, आप पर एफआईआर नहीं होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश की महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस देश के जर्नलिस्टों को हॉन्ट करेंगे। ये तमाम चीजें नहीं हो सकती। सरकार आपकी चले, आपको शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकार बनते ही आप सच में ही सरकार बन गए और राजा हो गए और आपके ऊपर कानून लागू नहीं होता, तो वैसा इस देश में नहीं होता है। कोई चीफ मिनिस्टर से लेकर कोई भी हो, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा और उसका ट्रायल आपको फेस करना पड़ेगा। धन्यवाद सर।